चाची जी की प्यार की कहानी। परिवार की 2 शादियों में सम्मिलित हो 10 दिन बाद आज सवेरे ही दिल्ली से मेरी वापसी हुई थी। कुछ देर परिवार के साथ बैठ चाय की चुस्कियों के बीच इधर उधर की बातें और शादियों का विवरण देती रही। अचानक याद आते ही पूछ बैठी, हाँ, अब तुम बताओ, कैसी हुई अनुपम की शादी और बहू कैसी है? एकाएक सब गंभीर हो गए। मेरा बेटा बोला, बड़ा अनर्थ हो गया माँ। शादी के दूसरे ही दिन वीनू की मौत हो गई। दोस्तों के साथ वापस आ रहा था, रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। इसी से अभी परिवार लौटा नहीं, गांव में ही रुका है। सुना है 13वीं के बाद लौटेंगे। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। हे भगवान, ये कैसा वज्रपात कर दिया हंसते खेलते परिवार पर। अनुपम के पिता तिवारी जी हमारे पड़ोसी थे। 6 व्यक्तियों के परिवार में पति पत्नी सहित एक बेटी, 3 बेटे थे। अनुपम सबसे बड़ा और वीनू सबसे छोटा। जो बच्चे अपनी आंखों के सामने पलकर बड़े होते हैं, उनके साथ हुई अनहोनी को मन स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए मेरा मन बहुत विचलित हो उठा था। कई दिनों तक आंखों के सामने अनुपम, वीनू और तिवारी दंपति के चेहरे घूमते रहे। फिर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। ये तो जीवन का सत्य है, कोई आए जाए, समय अपनी गति से चलता रहता है, वह कहाँ रुकता है किसी के लिए। 20 दिन बाद जब तिवारी परिवार गांव से वापस लौट आया, तो पड़ोसी होने के नाते मैं उनका दर्द बांटने उनके घर पहुंची। जैसा कि स्वाभाविक था, घर का प्रत्येक व्यक्ति दुख के अथाह सागर में डूबा था। बहुत देर बैठी उनका दुख बांटती, सांत्वना देती और समझाती रही। जब चलने लगी तो पूछा, अनुपम की बहू क्या वापस चली गई? नहीं, उधर कमरे में है, अनुपम की बहन ने उत्तर दिया। वाणी और आंखों में उपेक्षा का भाव छिप नहीं सका, मानो इस सब के लिए बहू ही जिम्मेदार थी। मैं बात को टाल कमरे की ओर बढ़ गई। छरहरे शरीर की एक गोरी उदास लड़की मुझे देख उठ खड़ी हुई। आगे बढ़ उसका हाथ थाम मैंने धीरे से कहा, संयम मत खोना बेटी, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। धीरे धीरे समय घावों को भर देगा, तब सब सामान्य हो जाएगा। मेरे स्नेह तथा अपनत्व भरे स्पर्श का सहारा पा उसने सुनी उदास आंखें मेरी ओर उठाईं, तो मन द्रवित हो उठा। उन आंखों से झांकती मौन पीड़ा कह रही थी कि वह एक ऐसे सलीब पर टंगी है, जहां उसके अकेलेपन की व्यथा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहाड़ से दुख के समय में, इस नए माहौल में उसके प्रति यह उपेक्षा क्या वांछनीय है? क्या इस समय उसे प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत नहीं? मेरी बात सुन जी, कह उसने पुनः निगाहें झुका ली। शायद धैर्य की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहती थी। फिर प्रत्युत्तर का लाभ भी क्या था? उन आंखों की मौन भाषा ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैं फिर आने का वायदा कर लौट आई थी। घर तो आ गई, पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार एक उदास मासूम चेहरा आंखों के सामने आता रहा। रात को बिस्तर पर लेटी तो आंखें मूंदते ही अचानक उस उदास चेहरे के पीछे एक दूसरी वात्सल्यमयी सौम्य आकृति आ खड़ी हुई। तब मन स्मृति पटल के अनेकों पृष्ठ पलटने को मचल उठा। कुछ यादें जीवन से इतनी गहरी जुड़ी होती हैं कि समय का लंबा अंतराल भी उन्हें तोड़ या मिटा नहीं पाता। सो मैं 30 वर्ष लंघ अतीत में पहुंच गई। विवाह के बाद जब मैं ससुराल पहुंची, तो पाया कि चाची सास के साथ हमारा संयुक्त परिवार था। चाचाजी की मृत्यु अपनी शादी के 10 वर्ष बाद ही किसी दुर्घटना में हो गई थी। बड़े होने के नाते बाबूजी ने छोटे भाई के परिवार का भार सहर्ष स्वीकार लिया था। चाची जी तभी से पुरानी खानदानी हवेली में रहती थीं। ससुर जी सर्विस में होने के कारण अपने परिवार के साथ कभी कहीं विभिन्न शहरों में घूमते रहते। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार मांझी पर था और अपने बेटे बेटी के साथ चाची जी के तीनों बेटों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाल ली थी। हवेली में रह चाची जी ही खानदानी जमीन जायदाद की देखभाल करतीं। जो भी आमदनी होती, उसमें से अपना खर्च निकाल बाकी सब जेठ जी के पास भेज देतीं। परिवार का कोई भी बड़ा कार्य, शादी ब्याह आदि चाची जी के पास ही जाकर होता। मांझी बताती, चाचाजी की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को आंचल के साए में समेत चाची पति के गम को पी गई थी चुपचाप। मेरी शादी के 2 वर्ष बाद चाची जी के बड़े बेटे के इंजीनियर बनते ही बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी और हम सब 2 महीने बाद गौरव की शादी के लिए चाची जी के पास पहुंच गए। सब कुछ तो बाबूजी को ही करना था, वही तो घर के बड़े बुजुर्ग थे। मांझी चाची के साथ मिलकर बड़े उत्साह से सब इंतजाम देख सुन रही थीं। चाची जी का उत्साह देखते ही बन रहा था। कभी कभी हंसकर बातों बातों में कहती, देखो भाई, रानी बहू,
अब जिठानी बनी हो तो तुम्हें ही समझाने सिखाने होंगे देवरानी को अपने घर के संस्कार आदि। मैं भी हंसकर उत्तर देती, आप चिंता न करें, बड़ी बनी हूँ तो बड़प्पन निभाना ही होगा। यूं ही हंसी खुशी के बीच बारात जाने का दिन भी आ गया। बारात बस द्वारा आगरा से देहरादून जानी थी, सो भोर में ही मंगल गीतों के बीच बारात ने प्रस्थान किया। दिन मांगलिक रस्मों और रात हंसी ठिठोली और नृत्य संगीत में बीत गई। दूसरे दिन सवेरे ही मेरे पति का फोन आया, विवाह भली भांति संपन्न हो गया। बारात शाम 4-5 बजे तक घर वापस पहुंच जाएगी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रात्रि जागरण की थकान और आलस्य भूल नई बहू के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। चाची जी के चेहरे से तो खुशी छलक छलक पड़ रही थी। बार बार दृष्टि घड़ी की ओर उठ जाती मानो समय बीत ही नहीं रहा। किसी तरह शाम के 4 बजे और अब जरा सी आहट पर सभी की निगाहें द्वार की ओर पहुंचने लगीं। धीरे धीरे 5, 6, 7 और फिर 8 भी बज गए। अब सबकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर इतनी देर कैसे हो रही है? कहीं रास्ते में बस तो खराब नहीं हो गई? शायद रास्ते में चाय नाश्ते को रुके हों और मस्ती में समय का ध्यान ही न रहा हो, पर इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए थी। जितने मुंह उतनी ही बातें, सब अपनी अपनी बुद्धिनुसार कह रहे थे। रात 9 बजे फोन आया, बस के साथ चल रही कार का एक्सीडेंट हो गया है, देर से घर पहुंचेगी। सबके चेहरे फक पड़ गए। चाची जी का रंग पीला पड़ गया, मानो शरीर से एक एक बूंद खून निचुड़ गया हो। वह पलटी और पूजा गृह का द्वार बंद कर लिया। पर हाय रे विधाता, तू न पिघला एक माँ की कातर पुकार पर भी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।